बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने धरना दिया था अडयाला जेल के बाहर। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपना ये धरना ख़त्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के साथ सलमान अकरम राजा थे, दीगर बहुत सारे अरकान असम्बली थे। जो लोग नहीं पहुँचे थे वो भी आ गए थे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया आपको, शहरयार अफरीदी का, जुनैद अकबर साहब का, तो ये लोग भी पहुँच गए थे। क्योंकि गंडापुर नहीं आए और गंडापुर का कोई भाई भी नहीं आया, तो शानदाना गुलजार साहिबा भी वहाँ पे आई थीं और दीगर बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, वो वहाँ पे अडयाला जेल के बाहर देखे गए और इन्होंने यहाँ पे आकर एहतजाज किया, धरना दिया। इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इंतज़ामिया टस से बस नहीं हुई और कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। रात को लगभग 2:45 बजे ये धरना कॉल ऑफ कर दिया गया और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम MPs और जो MNAs उनके साथ मौजूद थे, वो सारे गाड़ियों में बैठ के वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुछ बयानात दिए। एक बयान जो है वो शाहिद खटक का था, जिन्होंने कहा कि हम कल इनके ऊपर एक बाउंसर मारेंगे और जल्द आपको बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने भी अनाउंसमेंट किया, बाकी लोगों ने भी अनाउंसमेंट किया। ये लोग चाह रहे थे कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए, चाहे इमरान खान साहब के डॉक्टर्स की मुलाकात हो जाए, चाहे कोई सियासी बात हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए। तशवीश देखिए, जो काबिल एतबार सोर्सेज है ना, उनसे कोई भी मालूमात इमरान खान साहब के हवाले से अभी तक बाहर नहीं है। ये ज़रूर पता चला कि इमरान खान साहब अस्पताल पहुंचे और उन्हें पिम्स अस्पताल लाया गया इस्लामाबाद, और उनका एक इलाज भी किया गया, एक ट्रीटमेंट था उनका, उनको दिया गया। लेकिन किसी भी इमरान खान साहब के करीबी शख्स से या किसी ऐसे सोर्स से जो मालूमात, जिसकी मालूमात के ऊपर भरोसा किया जा सके, जिसकी मालूमात पे इमरान खान साहब के कारकुन, उनकी पार्टी के लोग या उनकी फैमिली के लोग भरोसा करें, उससे इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हुई। हम सहाफ़ियों के पास भी जो खबरें हैं वो मुख्तलिफ ज़राए से हैं। कुछ अस्पताल के ज़राए हैं, कुछ पुलिस के ज़राए हैं, कुछ एजेंसियों के ज़राए हैं, कुछ ज़राए जो हैं वो जेल के ज़राए हैं। तो सब अपने-अपने ज़राए को इस्तेमाल करते हुए खबरें दे रहे हैं और डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि इमरान खान साहब को अस्पताल पहुँचा के उनका इलाज करवाया, जिसकी तस्दीक वफ़ाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने भी कर। अब तशवीश बढ़ती जा रही है कि इमरान खान साहब की हालत क्यों इतनी ख़राब हुई या मामला असल में है क्या? डॉक्टर इमरान खान साहब के पहुँच गए, जो उनके ज़ाती मुआलिज हैं, वो भी पहुँच गए अडयाला के बाहर। तो ये ऑफ़र भी दी गई कि आप डॉक्टर्स की मुलाकात करवा दें, ये तो बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं, ये कोई सियासी बात भी नहीं करेंगे आकर, आप करवाएँ मुलाकात। खबरें आती रही कि बातचीत चल रही है, कोई बात बनने वाली है, लेकिन फिर इमरान खान साहब की कोई मुलाकात नहीं करवाई। डॉक्टर आसिम यूसुफ, जो इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर हैं, और दीगर कुछ डॉक्टर हैं, 2-3 मुआलिज थे, वो रात गए तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब मुलाकात नहीं हुई तो फिर वो चले। और 2:45 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना खत्म कर दिया और अब एक नई हिकमत अमली का अनाउंसमेंट सुबह किया जाएगा। ये हिकमत अमली जो अनाउंस की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते से की जाएगी। इत्तला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है जाते-जाते कि तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और टिकट होल्डर, ये सारे लोग और जो ओहदेदार हैं, वो सारे लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अगला धरना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया। अब सुबह 10 बजे मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एक पूरा कर्फ्यू का माहौल बना दिया जाएगा। जो रेड जोन है उसे सील कर दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग धरना ना दे सकें। लेकिन देखिए, जो अरकान असम्बली हैं, जो सेनेटर हैं, उनका अपना एक इस्तेहकाक होता है। उनके साथ आप जोर जबरदस्ती अगर रेड जोन में करेंगे तो ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पे जाए और हर तरफ ये रोला पड़ जाएगा। इतना आसान नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट का जो दिल करे वो करती चली जाए। आप बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं, बहुत जबर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, लेकिन आप हर वक़्त सारा कुछ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम के ऊपर वोट लिया है, जो जाकर सीटों पे बैठ गए हैं, अब उनका इम्तिहान शुरू। अवाम ने तो बार-बार इम्तिहान में पास होकर दिखाया, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो अब अरकान असम्बली का है, सेनेटर्स का, कौमी असम्बली के अरकान, सूबाई असम्बली के अरकान का, वुज़रा का है, जो माज़ी में वज़ारतें लेते रहे, उनका इम्तिहान। अब इन सारे लोगों को आकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जितनी भी कॉल्स दी जाए उन तमाम कॉल्स के ऊपर इन लोगों को आना पड़ेगा। तो पहली हिकमत अमली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर धरना देंगे और वहां पे ये कोई अनाउंसमेंट करेंगे जो अगले लाए-अमल के हवाले से हो। और याद रखिएगा, जुम्मे का दिन है, सुबह 10 बजे इन्होंने रखा है, तो ये 12-1 बजे तक चलेगा मामला मैक्सिमम। उसके बाद जुम्मे की नमाज हो जाए और फिर हफ्ते वाले दिन खैबर पख्तूनख्वा में ही दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज है। सुहेल अफरीदी एक नए जिले में वो जा रहे हैं, गालिबन इस मरतबा वो सवाबी में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत बड़ी एक्टिविटी पॉलिटिकल होने जा रही है। और उसके बाद एतवार के दिन उन्होंने एक बड़ा जरगा बुलाया है, जिस जरगे में वादी तीरा के हवाले से अहम इंकशाफात होंगे, अहम फैसले होंगे और पता चलेगा कि वादी तीरा के लोगों को जो बेदखल किया गया उनके इलाके से, उन्हें जो जबरी तौर पे उनके इलाकों से इनखला पर मजबूर किया गया, इसके पीछे क्या कहानी। और फिर अगर ये ऑपरेशन वाली सारी ये चीज़ें झूठ है, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब अपनी कौम को लेकर साथ अपने खुद वादी तीरा में वापस आबादकारी के लिए रवाना होंगे। ये अगला हफ्ता आपका इन चीज़ों में बदल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी शदीद तशवीश है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब को लाया गया ना पिम्स अस्पताल में, तो इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। नंबर 1 ये कि कड़ी निगरानी के अंदर लाया गया। बाहर जो लोग मौजूद रहते हैं नॉर्मली छोटे-मोटे दुकानदार, तो वहाँ पता चला कि
बहुत सारी गाड़ियाँ 15-20 गाड़ियाँ अचानक आ गई थी। हर तरफ सिक्योरिटी फैल गई थी। जब इमरान खान साहब को लाया गया और फिर इमरान खान साहब को अच्छा जो लोग यहाँ फैले हुए थे उनको भी आइडिया नहीं था कि अंदर कौन आया। और इमरान खान साहब को साबिर शाकिर साहब ने खबर दी है कि फौजी हुकाम लेकर आए। ये काम जो है वो फौजी हुकाम ने किया। सिविलियन इदारे ये काम नहीं कर पा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। वो बाहर वाला कवर उनको दिया जाता है ताकि कोई एहतजाज हो जाए, कोई चीज़ हो जाए तो वो मौजूद रहे। अदरवाइज़ जो सिविलियन इदारे हैं उनको तो ये पता भी नहीं था कि वो तो फौजी हुकाम के हवाले से दावा किया साबिर शाकिर साहब ने कि वो लोग लेकर फिर जब ये अस्पताल के अंदर लेकर गए तो जितने सीसीटीवी फुटेजेस थी वो सारी की सारी बंद कर दी गई। कोई भी कैमरा काम नहीं कर रहा था कि किसी जगह से भी इमरान खान साहब की कोई झलक कोई चीज़ बाहर ना आ जाए। ये आसिम मुनीर साहब की एक बड़ी जिद है कि मैं इमरान खान साहब की शक्ल किसी को नहीं देखनी। जब अदालत के अंदर से इमरान खान साहब की फोटो आ गई थी ना तो आसिम मुनीर साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की इंक्वायरी करवाई। ये कैसे हो सकता है, इसको रोको, इसको बंद करो। जब इमरान खान की एक दो मरतबा ऑडियो बाहर आ गई थी तब भी बड़ा रोला पड़ गया था। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब की शक्ल में किसी को नहीं देखने दूंगा, ये तो फील्ड मार्शल साहब का इरादा है और उनका फैसला। तो सीसीटीवी फुटेजेस भी बंद कर दी गई और जहां से इमरान खान साहब को गुजारा गया वहां पे लाइटें भी या बिल्कुल कम कर दी गई या बंद कर दी गई और एक घेरा डाल के चारों तरफ से इमरान खान साहब को ले जाया गया। और जिस ऑपरेशन थिएटर में इमरान खान साहब का ऑपरेशन हो रहा था वहां डॉक्टर्स के अलावा भी नामालूम अफराद मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट दिया गया है। ये है नाज़रीन वो सारी सूरत हाल। अब उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनकी पार्टी और पाकिस्तानी वो तशवीश में है, परेशान है कि इमरान खान को ऐसा हुआ क्या कि अचानक से पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब का नाम भी चल जाता है और वो टाउन सहाफ़ी इमरान खान साहब के हक में बोलना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने कभी इमरान खान के हक में बात ना करने की ऐसा लगता है कि कसम खा रखी है। ये मंजनवा को बेचा जाएगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी फिक्र है कि यहाँ पाकिस्तान में करप्शन हो रही है और करप्शन का पैसा बाहर जा रहा है। ये मंजन आपको पहली दफ़ा नहीं बेचा जा रहा, ये आपको पहले कई दफ़ा बेचा गया। ये मंजन आपको ज़िया-उल-हक के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको राहील शरीफ के दौर में बेचा गया, ये मंजन आपको जनरल बाजवा के दौर में बेचा गया और यही मंजन आपको अब आसिम मुनीर साहब भी इनके दौर में भी बिक रहा है। अब मंजन है क्या कि एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा चढ़ता है जब कोई करप्शन करता है। देखिए मेरी दिलचस्पी इसमें है कि पाकिस्तान के सारे फैसले तो करती है एस्टेब्लिशमेंट। हर इदारे के ऊपर काबिज कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। हर जगह पे बैठा हुआ कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। नैब को कौन करता है कंट्रोल? एस्टेब्लिशमेंट। जितने इदारों में करप्शन हो रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की नाक के नीचे हो रही है। तो जिस वक्त करप्शन हो रही थी, जब मीडिया बता रहा था, तब इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। अब अचानक से इनको करप्शन क्यों याद आ गई, ये सोचने वाली बात। एक बात जिसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि करप्शन को लेकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरा सा भी रद्द-ए-अमल नहीं है, इतना सा एक टके का रद्द-ए-अमल नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के केसेस माफ करवा के उन्हें इक़्तिदार में कभी ना लेकर आते। अगर इन्हें करप्शन बुरी लगती तो ये एनआरओ 1 और एनआरओ 2 दोनों एनआरओज कभी ना देते और ये दोनों एनआरओज किसने दिए? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने दिए। एक दफ़ा मुशर्रफ दौर में हुआ, एक दफ़ा बाजवा के और आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसको आप ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करप्शन को एप्रिशिएट कर सकती है, करप्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। वो करप्शन को बुरा नहीं समझते, वो बुरा समझते हैं कि कोई अकेला करप्शन करे, या उन्हें बुरा लगता है कि कोई करप्शन करे और फिर बात भी ना माने। यानी अगर उनकी बात मानते रहे, आप करप्शन करते रहे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। मुझे खुद मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एक बंदे ने ये कहा था कि हमें वो आदमी सूट करता है जो करप्ट होता है, क्योंकि उससे हम बड़े आराम से अपना काम करवा लेते हैं। जो बंदे ईमानदार होते हैं और जिनके अंदर ज़्यादा उब्बुल वतनी का वो भरा हुआ होता है जज्बा, वो हमारे काम नहीं आ सकते। ये मुझे खुद कहा था और सीनियर ऑफिसर ने कहा था। अब नाज़रीन मामला ये है कि ये जो करप्शन की कहानी सुनाई जा रही है, ये क्यों सुनाई जा रही है? ये आपको सिर्फ एक मंजन बेचा जा रहा है और ये पहली दफ़ा नहीं है। ये नून लीग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। एक खबर सुनाता हूँ आपको। 9 मई तो आपको याद होगा, 9 मई 2023। लेकिन आज आपको एक और 9 मई मैं याद करवाता हूँ और ये है 9 मई 2014, यानी आज से 11 साल पहले 9 मई। उस 9 मई पे इसहाक डार साहब ने कौम को ये बताया था, जुमे का दिन था और पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों के 200 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं स्विस बैंकों के अंदर। अब तो ये कह रहे हैं ना 8 अरब डॉलर, यानी जितनी औकात होती है उतनी बड़ी बात करता है। उस दौर में जरा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को लगता था बहुत पैसा है। अभी बेचारे एक एक अरब डॉलर के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचारे पैसा ही नहीं है इनके पास अपना। तो अब 8 अरब डॉलर पे आ गए। वो 200 अरब डॉलर स्विस बैंकों में पड़ा हुआ था डार के मुताबिक। अब कहते हैं 8 अरब डॉलर है जो बाहर पड़ा हुआ है पाकिस्तानियों को, हमने लेकर आना है वापस। तो ये 200 अरब डॉलर कहाँ गया? ये तब भी चूना बेचा गया था पाकिस्तानियों को और चूना लगाया गया था, चूरन बेचा गया था। स्विस बैंकों से 200 अरब डॉलर वापस लाएंगे, हुकूमत का कौमी असम्बली में ऐलान। 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत, इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा और राहील शरीफ था गालिबन उस वक्त, राहील शरीफ ही था उस वक्त आर्मी चीफ था। तो उस वक्त जनाब ये फैसला हुआ कि इन बैंकों में रकूम जमा करवाने वालों के नाम और अकाउंट की तफसीलात हासिल करने के लिए स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान के दरमियान टैक्स मुआहदे में तरमीम के लिए 26 अगस्त को मुज़ाकरात होंगे। ना मुज़ाकरात हुए, ना किसी का नाम आया, ना कुछ पता चला। बाद में पनामा पेपर्स के अंदर पता चला कि इधर तो जनाब पनामा लीक्स हो गई है। यहाँ पे तो जो है वो एक और जो है वो बरतानिया के अंदर जो है वो बेनामी प्रॉपर्टीज निकल आई हैं।
तब पता चला कि एक शरीफ खानदान है। पेंट हाउस पायरेट्स, आपको याद है, इनकी बड़ी कहानियां मशहूर हुई थी। बहरहाल ये चूरन पहले भी पाकिस्तान को बेचा गया, बार बार बेचा गया, एहतसाब करें। परवेज मुशर्रफ भी इसी नारे के साथ आया था, सबका एहतसाब कर दूंगा। किसी का एहतसाब नहीं किया, बल्कि उसके दौर में करप्शन को 4 चांद लग गए, पर लग गए करप्शन, टका के करप्शन की गई उसके दौर में भी। पैसा ही बहुत आया पाकिस्तान में, रियल स्टेट माफिया बन गया उस दौर में। बहुत सारे माफियात ऐसे जो पहले कभी नहीं थे, वो माफियात उस दौर में बने। तो ये कौम को ना तवज्जो हटाने के लिए कि जनाब हम बड़े खिलाफ हैं करप्शन के और इमेज बिल्डिंग होगी, कुछ इधर से पकड़ के इसको जमा कर दिया, उसको पकड़ के जमा कर दिया। अभी एक पकड़ा हुआ बेचारा ADCR, चंद अरब की करप्शन की होगी बेचारे ने। भाई पकड़ना है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने जजीरे लिए हुए हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों को पकड़ो जिनके नाक के नीचे करप्शन होती है, और आज तक उनसे पूछा नहीं गया कि जनाब ये करप्शन आपके नाक के नीचे होती है, पैसा कहाँ से आता है। जरा नाम निकाले ना उन लोगों के, पता करें कि उन लोगों ने कितना पैसा बनाया। और बाहर के खाली ब्यूरोक्रेट जाके रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो जाके बाहर नहीं रहते, वो भी रहते। बाकी बहुत सारे लोग हैं और वो भी बाहर जाके रहते, वहां जाके शहरियत ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास लूट का माल बहुत ज्यादा होता है, काम तो करना नहीं पड़ता, बाकी जिंदगी गुजारते हैं याशी में बीवी बच्चों के साथ। बहरहाल एक ADCR जो है उसको सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया, और ये जो सरकारी ऑफिसर है ये जनाब अली गिरफ्तार होता है सियालकोट से। पहली खबर इसकी आती है, मोहम्मद उमैर साहब देते हैं, जर्नलिस्ट है, शुरू में 2 अगस्त की खबर है। वो ये कहते हैं सियालकोट के हुकूमती हल्के के हर दिल अजीज RO, ये RO भी थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे आम तरीन हल्के के। तो ये आंखों के तारे हैं ना ख्वाजा आसिफ वगैरह इस तरह के लोगों के। तो जनाब ये क्योंकि RO थे, और फिर आपको पता है रिहाना डार साहबा के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ क्या हुआ वहाँ पे, और इस किस्म के लोगों ने किया। जो यास्मीन राशिद साहबा के साथ हुआ लाहौर में, इसी किस्म के लोगों ने किया। जो आलिया हमजा साहबा के साथ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया कि इधर का इलेक्शन उधर कर दिया। जो कुछ मरियम नवाज को इलेक्शन जितवाने के लिए महर शराफत के खिलाफ हुआ, इसी तरह के लोगों ने किया। तो जनाब ये भी एक शख्सियत थे, और इनको जनाब गिरफ्तार किया गया करप्शन के मामले पर। एंटी करप्शन ने 5 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। एक ज़िले में करप्शन का ये लेवल है, पूरे सूबे में कितनी करप्शन हुई है उन्होंने खबर दी थी। अब जनाब पता चलता है कि एक सूबाई और एक वफाकी वजीर जो है वो मुश्किल में आ गया। पहले ये खबर आती है इस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद, और फिर पता चलता है कि करप्शन का मामला करोड़ों का नहीं अरबों का है। तो चलो अरबों इसने खा रही है तो क्या हुआ, बेशुमार लोग अरबों खाते हैं। भाई जितने लोगों से आपने 2 नंबर काम करवाया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनसे जाली फॉर्म 47 लिए थे ना RO से, तो जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लिए RO से, वो है ना रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इन्होंने तो जालसाजी कर दिया, तो ये ब्लैकमेल करेंगे, पैसा बनाएंगे। इनको पता है पाकिस्तान में रखा ही कुछ नहीं है, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन उल्टा दिया है। इस मुल्क के अंदर तो जीना भी मुश्किल है, इस मुल्क के अंदर रहना भी मुश्किल है। इन RO से बेहतर किसी को नहीं पता, जिन्होंने अपने हाथ से पूरी तबाही फेरी है, वो कभी इस मुल्क में रहना चाहेंगे? वो फटाफट पैसा लपेट के मुल्क से भागना चाहेंगे, और इसीलिए सबने अन्नी पाई हुई है। अब जनाब जुबैर अली खान साहब ने खबर दी इस बारे में, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफा दे दिया इस बारे में, और ये रुला पड़ गया। और ये बहुत सारे और भी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी इस बंदे को फौरी तौर पर रिहा किया, और इसका रिमांड अब मुकम्मल हो रहा है। देखना यह है कि आज के दिन में इसको रिहाई मिलती है या नहीं मिलती। अगर रिहाई मिलती है तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, रिहाई नहीं मिलती तो पता चलेगा फिर क्या होता है, या इसके लिए क्या सहूलत पैदा की जाती है। बार इस तो गिरफ्तार जो है वो एंटी करप्शन ने किया है पंजाब में, यहाँ पे भी पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत का भी मामला है। और कुछ लोग कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात भी की है, और अपना इस्तीफा भी डॉक्टर तौकीर शाह को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। रूसी सदर के पास पहुँच गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा। इससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, वापस पाकिस्तान आए थे, फिर वो रशिया पहुँच गए। रूसी सदर ने बड़ा खुला डुला स्टेटमेंट दिया है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई उनकी, रूस के सदर के साथ, और प्यूटन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दिया प्यूटन ने, और उनका पैगाम वसूल भी किया और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफाद में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। देखिए रूस हमेशा खुलकर सामने आया ईरान के मामले पर, और इस तरह ईरान को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या पड़ोसी ममालिक हों। ईरान को जो सपोर्ट रशिया से मिली है वो बड़ी खुली डुली सपोर्ट है। उसकी एक वजह ये भी है ना कि रूस जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ता है या तनाज़े में आता है तो अमेरिका खुलकर रशिया के खिलाफ खड़े होने वाले मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे इखलाकी नुक्ता नज़र से हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करना हो, या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दबाना हो, तो वो रशिया के खिलाफ हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इसी तरह रूस को मौका मिला तो रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ, और रशिया ने ईरान के लिए स्टेटमेंट उस लेवल तक दिए हैं जिस लेवल तक कोई और मुल्क नहीं दे पाया। पाकिस्तान के हवाले से हल्की फुल्की सी अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। ये एक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हैं इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया मुल्क है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ये मौजू सालिस नहीं है
और ना ही इसके पास सालसी के लिए ज़रूरी साख मौजूद है। ये हमेशा ट्रंप के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं और अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पर दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल किया मगर बाद में अपने वादे से फिर गया। ये भी नहीं कहते कि लबनान के मामले या मुंजमद असासों के बारे में अमरीकी वादा कर गए थे मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फरीक की तरफ झुकाव रखे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर उँगली उठेगी। वजह ये है कि हमारी पोजीशन बड़ी अजीब है ना, हम ना अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका से गिला और शिकवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हाँ, ईरान से हम गिला शिकवा भी कर सकते हैं और ईरान से हम गारंटियाँ भी माँग सकते हैं। अमेरिका से ना हम गारंटी माँग सकते हैं, ना अमेरिका की हम गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका अगर खिलाफवर्जी करे किसी मामले की तो हम क्या करेंगे, हम ये भी नहीं बता पाते। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। इस पोजीशन में आप सहूलतकार तो हो सकते हैं, लेकिन सालसी करना ज़रा मुश्किल होता है। यही बात अब ईरान में से भी सामने आना शुरू हो गई है। उनकी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी के तर्जुमान जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, ईरान में अपने आप को जंग के लिए पेश करने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ हो गई है। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की इस दरख्वास्त के बाद कि अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या लड़ाई तूल पकड़ती है, तो ईरान की फ़ौज कम पड़ जाएगी। ऐसे में हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में सामने आएँ, उन्हें हथियार दिए जाएँ और वो लोग मुकाबला करें बाहर से आने वाली फ़ौज का, या कोई भी जारहियत करता है ईरान के खिलाफ तो मुकाबला करें। तो अब जो तादाद होगी वो 3 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के 3 करोड़ फ़ौजी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद चाइना की है, फिर अमेरिका की है। लेकिन इन दोनों को भी मिला लें तो इतने फ़ौजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, जो कि 3 करोड़ है। 3 करोड़ फ़ौजी। फ़ौजी तो नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। तो ये जनाब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और इसका इज़हार किया है कालिबाफ ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के और मुज़ाकराती कमेटी के हेड। तो उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि आप तारीख के वो चैंपियन हैं जो हमेशा फ़तहयाब रहेंगे। इराक़ची ने 2 बड़े अहम बयानात दिए। एक, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुज़ाकरात अपने मकासद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। हालाँकि पेशरफ़्त हुई है। पेशरफ़्त से वो नहीं मुकरते। वो ये कहते हैं कि पेशरफ़्त हो रही है लेकिन मुज़ाकरात में पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए और उसकी वजह उन्होंने 2 चीज़ों को करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गलत रवैये एक वजह है और दूसरा हद से ज़्यादा अमेरिका के मुतालबात ये वजह है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था और अब वो बाकायदा पाकिस्तान की और आलमी मीडिया पे छपना शुरू हो गई है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, यही 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आगे सारे फँसे हुए हैं। नंबर 1 आबनाए हुर्मुज़, नंबर 2 ईरान की जौहरी सलाहियत। ये 2 चीज़ें हैं ना कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, एटमी प्रोग्राम के साथ क्या करता है और एक आबनाए हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। तो इस पे जो ऑफ़र या तजावीज़ ईरान ने दी हैं अमेरिका को, वो बड़ी दिलचस्प है और वो पाकिस्तान के ज़रिए से दी। उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुज़ाकरात हम बाद के मरहले में कर लेंगे, तफ़सील से बैठेंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी आ जाएँ, आलमी एजेंसी IAEA भी आ जाए, तो वहाँ बैठ के तसल्ली से जो जौहरी मामलात हैं, उनके ऊपर हम तय कर लेंगे। लेकिन इस वक़्त जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं, उसमें ये है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए पहले और नाकाबंदी ख़त्म। अब ये नाकाबंदी अगर ख़त्म हो जाती है अमेरिका की जानिब से, तो एक बेहतर सूरत-ए-हाल होगी और जंगबंदी कायम रहे और दूसरा, ईरान भी आपने हुर्मुज़ को खोल दे, चाहे स्टेटस को थोड़ा-सा तब्दील करके खोल दे, लेकिन आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए और आलमी तिजारत जो है वो वहाँ से जारी हो जाए। याद रहे कि दुनिया की पेट्रोलियम मसनूआत की जो तिजारत है उसका 20% यहाँ से होता है आबनाए हुर्मुज़ से। ये बहुत बड़ी मिकदार है, पूरी दुनिया इफ़ेक्ट हो रही है और दुनिया में फ्यूल की प्राइसेज़ बढ़ रही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दुनिया में बढ़ रही है, लोगों के लिए महँगाई का तूफ़ान आ रहा है। ये मामला अगर यूँ रहता है तो अगले चंद महीनों में ये ज़्यादा बुरे हालात हो जाएँगे। तो ईरान ने इसका सॉल्यूशन दे दिया है कि हम मुज़ाकरात करते रहेंगे, फ़रीक़ैन बैठते रहेंगे, बाकी मामलात को बाद में हल कर लेंगे। लेकिन फ़ौरी तौर पे आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए और नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए, इसके ऊपर एक मुआहिदा पहले कर लिया जाए। ये बड़ी काबिले अमल चीज़ है जो इराक़ची ने बताई है और अमेरिका को एक ऑफ़र दी गई है। लेकिन देखना ये है कि अमेरिका इस ऑफ़र को तस्लीम करता है या अभी मज़ीद नाकाबंदी और घेराबंदी जारी रखता है। क्योंकि इत्तलात तो यही आ रही हैं कि अमेरिका बड़ी मिकदार में, बहुत बड़े पैमाने पर हथियारों को इस रीजन में पहुँचा रहा है। दूसरा, इसराइल ने जो लेबनान के साथ जंगबंदी की थी, वो लगातार खिलाफ़वर्ज़ी हो रही है। इसराइल ये कहता है कि हिज़्बुल्लाह खिलाफ़वर्ज़ी कर रहा है, वो धमाके कर रहा है और वो इसराइली फ़ौजियों के ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि हिज़्बुल्लाह और लेबनान बार-बार कहते हैं कि इसराइल खिलाफ़वर्ज़ी कर रहा है। जनूबी लेबनान के कस्बों में बड़ी भारी बमबारी की है इसराइल ने, उसके बाकायदा मनाज़िर भी जारी किए गए हैं, वो दिखाई भी दे रहे हैं। तो सबको पता है कि किस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में जो उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया वो फिर वही है कि अमेरिका ईरानी यूरेनियम हासिल करके रहेगा। यानी ये जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ना कि ईरान की यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा या हासिल कर देगा, ये खौफनाक चीज़।
इस पे ईरान नहीं मानेगा और यहाँ लड़ाई बढ़ सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा माँगता है और फिर कुछ थोड़ा-सा लेकर वो एक स्टेटमेंट तब्दील करता है और वो राज़ी हो जाता है। और वो अपनी हार को जीत कहने की भी सलाहियत रखता है कि मैं जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप का ना एक बड़ी ज़बरदस्त कैरेक्टर है डोनाल्ड ट्रंप का। वो ये माँगेगा कि आप मुझे यूरेनियम दे दें, मैं यूरेनियम लेकर जाऊँगा, मैं यूरेनियम नहीं छोड़ूँगा। और बाद में अगर ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा हो जाता है कि ईरान एटमी तजर्बा नहीं करेगा एटम बम का और यूरेनियम को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप कहेगा ये मेरी बहुत बड़ी फ़तह है। तो तब डोनाल्ड ट्रंप को कोई पूछेगा भी थे आपने यूरेनियम लेकर आनी थी अमेरिका में, तो वो कहेगा जी क्या फ़ायदा? वो ख़त्म ही हो गई और अब वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो ट्रंप के अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वो बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट तब्दील करके अपने आप को फ़ातेह करार दे देता है। और ट्रंप की पार्टी भी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग इस बात को मान भी जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये बात की है। दूसरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की, वो ये की है कि ईरान के पास सिर्फ़ 3 दिन बाकी बचे हैं। अब ये क्या कोई डेडलाइन है? नहीं। ट्रंप ने कहा कि 3 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के अंदाज़ों के मुताबिक ईरान अंदरूनी तौर पर फटना शुरू हो जाएगा। वजह जो है, वो माली मामलात है। तेल की सप्लाई रुकने का बहुत बड़ा अंजाम होगा ईरान का और ईरान अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंतशार का शिकार हो जाएगा और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगे। तो उनके पास 3 दिन बाकी हैं, ये अमरीकी अंदाज़ा और अमरीकी तखमीना है। वैसे अभी तक ईरानी अमरीकी अंदाज़ों से ज़्यादा ढीठ साबित हुए हैं और मुश्किल साबित हुए हैं। ये भी आपको मैं बताता हूँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछली क़यादत की जगह पे एक बेहतर क़यादत आ गई है। हालाँकि सारी लड़ाई जो है वो नई क़यादत ने लड़ी है, पिछली क़यादत तो पहले हमले में ही शहीद हो गई थी। लेकिन साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की क़यादत बहुत अजीब है। समझ नहीं आ रहा हमारा वास्ता किन लोगों से पड़ गया है। ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और इसी इंटरव्यू के अंदर कहा। फिर उन्होंने कहा कि अमरीका ने ईरानी फ़ौज को मुकम्मल तौर पे कुचल दिया है, मगर अब भी वहाँ पे खतरात मौजूद हैं। तो नाज़रीन ये इंटरनेशनली चीज़ें चल रही हैं, हम इनको रिपोर्ट करते चले जा रहे हैं। रीजन में अमेरिका हथियार इकट्ठे कर रहा है, बड़े पैमाने पर उसकी मूवमेंट जारी है। ऐसी ही मूवमेंट अमेरिका फरवरी के महीने में और जनवरी के महीने में कर रहा था। तो उन चंद हफ्तों में अमेरिका ने जितनी मूवमेंट की हमने आपको रिपोर्ट की और मैं आपको बताता जा रहा था कि जिस तरीके से अमेरिका हथियार पहुँचा रहा है, चीज़ें लेकर जा रहा है, ये सिर्फ़ बातचीत के लिए या दबाव के लिए नहीं होगा, ये लड़ाई हो जाएगी और फिर लड़ाई हो गई, अंदाज़े दुरुस्त साबित हुए। अब भी जिस तरह अमेरिका बड़े पैमाने पर मूवमेंट कर रहा है, इस पे अरबों डॉलर खर्च होता और इतनी बड़ी जो मिलिट्री मूवमेंट है, उसके बाद लड़ाई ना हो, इसके इम्कान कम है। अब नाज़रीन आ जाएँ ज़रा पाकिस्तान की तरफ। द इकोनॉमिस्ट ने एक मज़मून लिखा है पाकिस्तान के हवाले से और ये लिखा कि मुल्क का आइन अब भी रस्मी तौर पर जमहूरी है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आइन है, उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क, लेकिन ये रस्मी तौर पे ही है, अमली तौर पे नहीं है। मगर मूंछों वाले आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी हाइब्रिड निज़ाम को फौजी कंट्रोल की तरफ झुका दिया। यानी ऑलमोस्ट कंट्रोल कर दिया है सारे के सारे आइन पे, पूरे के पूरे निज़ाम पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। और पाकिस्तान में अब हाइब्रिड नहीं है, बल्कि वो फौजी ताकत है, यहाँ पे फौजी कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर। यानी एक तरह का पाकिस्तान में सिंपल आप कहें तो मार्शल लॉ है। हालात यहाँ तक पैदा कर दिए हैं कि आइनी तरमीम कर करके अदलिया को फतह कर लिया गया है। अब जजेस की हालत यह है कि जब दिल करता है उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये फैसला भी अब कर लिया गया है। यानी अब नई खबर ये आई है कि जो जजेस पसंद नहीं है, इस्लामाबाद पे पूरा कंट्रोल चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। यहाँ पे कोई भी ऐसा जज उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद में जो मामलात होते हैं हुकूमत से रिलेटेड होते हैं। तो हुकूमत से जुड़े हुए मामलात में कोई ऐसा जज नहीं चाहिए जो इंसाफ फराहम करे। लिहाजा इस्लामाबाद से 5 जजों को निकाल कर मुख्तलिफ जगह पे ट्रांसफ़र करने का ये फैसला कर लिया गया है। अदलिया का शराधा बखेरा जा रहा है और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के वुकला, बार्स सब बैठकर तमाशा देख रहे हैं और कोई ये रास्ता रोकने के लिए जुर्रत नहीं कर रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी बुलंद आवाज़ में इस्तीफ़े दिए थे। ऐसा लगता था कि वो बाहर निकलेंगे और दुनिया को बताएँगे कि अदलिया फ़तह हो चुकी है, सब बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उनमें से दोनों ने कोई आगे जुर्रत नहीं की। किसी जगह पे आगे जाकर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि वो खामोश होकर बैठ गए। ऐसा लगता है कि वो अब लड़ने की कैपेसिटी से ही बाहर थे। इससे बेहतर था कि वो अदालत के अंदर रहते और सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा ना देते। वहाँ मौजूद रहते तो शायद किसी एक केस में इंसाफ देते, 2 में इंसाफ देते, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की। एक और देखें कैसी अजीबो-गरीब खबर है। हुकूमत ने ये एक तरमीम की थी कानून के अंदर और ये इख्तियार ले लिया था कि पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट गैर फ़ाल कर दिए जाए। यानी हुकूमत चाहे जिसका पासपोर्ट उड़ा दे। जिस शहरी का पासपोर्ट गैर फ़ाल करना चाहे, हुकूमत गैर फ़ाल कर ले। ये हुकूमत ने इख्तियार ले लिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने इसको गलत करार दे दिया। लेकिन अब आईनी अदालत ने, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक नई अदालत तैयार करवाई है पाकिस्तान में, आईनी अदालत। आईनी अदालत ने शहरियों के पासपोर्ट को गैर फ़ाल करने का जो इख्तियार है वो हुकूमत को वापस दे दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत जब चाहे जिसका चाहे पासपोर्ट ख़त्म कर दे।
ये इख्तियार हुकूमत के पास अगर होगा तो हुकूमत अपने तमाम पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कुचल देगी और उनके पासपोर्ट गैर फाल कर, ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, उनके बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो जाएंगे। लेकिन आईनी अदालत ने ये वाली सहूलतकारी भी कर दी। आईनी अदालत को जो भी कहेगी ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, वो फौरी तौर पे कर ले, फौरी तौर पे कर लेंगे। पाकिस्तान को पूरी तरह से जकड़ लिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने। वो चीजें हो रही हैं जो माजी में कभी भी नहीं हुई थी। मिसाल के तौर पे आप ये देखें ना कि लाहौर का इलाका हरबंसपुरा, वहां पे पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया और ये 9 मार्च का मुकदमा है, रमजान के महीने का मुकदमा दर्ज किया जनाब के इसराइली झंडा जो है वो जलाया गया, एहतजाज किया लोगों ने और इसराइल का झंडा जला दिया। इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। पाकिस्तान में गिरफ्तारियां हो रही है, पढ़ लो हो रही है। अंदाजा करें पाकिस्तान कहाँ पहुंच। आप फलस्तीन के हक के लिए निकलते हैं, आप पे गोलियां चलती हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं। आप इसराइल के खिलाफ निकलते हैं, आप पे मुकदमात होते हैं, आप गिरफ्तार हो जाते हैं, गोलियां चल जाती हैं। अजीबो-गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान में, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से हर चीज को बदल के रख दिया। यहाँ तरक्की का एक ही मेयार रह गया है, इमरान खान के खिलाफ हो जाओ। ब्यूरोक्रेट जो हैं उनमें से जो आदमी भी इमरान खान के खिलाफ चला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलने में अपना किरदार अदा करेगा, उसके लिए तरक्की के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये वाहिद क्राइटेरिया रह गया है पाकिस्तान में तरक्की करने का। कोई किसी किस्म की सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की दिमागी सलाहियत नहीं चाहिए, किसी किस्म की कारकर्दगी नहीं चाहिए। कारकर्दगी सिर्फ और सिर्फ एक है कि जो करना है करो, इमरान खान को और पीटीआई को कुचलो, और जो ब्यूरोक्रेट ज्यादा काम करेगा इस सिलसिले में उसको ज्यादा तरक्की और सहूलियत मिलेगी। ये हम होते हुए देख रहे हैं। हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान में शरह सूद में इजाफा कर दिया। जब सूद की शरह बढ़ती है तो कारोबार कम होता है, ये एक सेट पैटर्न। अब ये हुकूमत मुल्क नहीं चला पा रही सादी सी, और अपने खर्चे निकालने के लिए लोगों की जेबें काटने पड़ा गई। बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, पेट्रोल की कीमत हो, आम आदमी पे लगने वाले टैक्सेस हो, हर चीज के अंदर हुकूमत नाकाम हो गई। और आसिम मुनीर साहब के पास इस वक्त किसी किस्म का कोई माशी फार्मूला बाकी नहीं रहा। सिर्फ एक ही चीज है, दुनिया से पैसे मांगो, इकट्ठे करो अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और पाकिस्तानियों की जेबें काटो, जितना मैक्सिमम हो सकता है इनके ऊपर टैक्स लगाओ, चाहे पेट्रोल में, चाहे गैस में, चाहे बिजली में, चाहे बाकी चीज़ों में, तो लोगों को दबाएं। अब सूद की शरह में भी इजाफा कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब के पास कोई माशी प्लान इस वक्त मौजूद नहीं है जो कारामद हो। इससे पहले उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, बड़ा जोर लगाया, लेकिन उनका काम नहीं है, वो कर नहीं पाए। और ना ही मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम का कोई हल उनके पास है। जिन लोगों के पास हल है उनमें से आधे जेलों में है और बाकियों को दीवार के साथ लगाया हुआ है, तो फिर हल तो नहीं निकलता इस तरीके। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि इमरान खान साहब के वकालतनामे पे दस्तखत करवाने के लिए इमरान खान साहब के वकीलों को अदालतों से जाकर रुजू करना पड़ता है। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। कोई भी आदमी जेल में बंद है, उसका वकील अगर वकालतनामे पे दस्तखत करवाना चाहे तो एक छोटी सी दरखास्त देकर जाके वो दस्तखत करवा सकता है। वो जाकर अपने क्लाइंट से मिल सकता है, उससे बातचीत कर सकता है, केस के ऊपर डिस्कशन कर सकता है और फिर उससे वकालतनामे पे दस्तखत करवा सकता है। मैं जेल में था, मियां अली अशफाक साहब आए, आके मेरे से दस्तखत करवाए, मेरे साथ केस को डिस्कस किया और चले गए। एक दफा जो है वो एक और वकील साहब, फिर एक और मुकदमा हो गया, मैं जेल में ही था, वो आए, उन्होंने आके मेरे से दस्तखत करवाए। वो अली के एसोसिएट थे, मुझे मिले, बैठे, बातचीत की, वो भी चले गए। ये पाकिस्तान में नॉर्मल रूटीन है। ये हर कैदी को ये सहूलत मैसर है। इमरान खान के अलावा इमरान खान को इन्होंने दबा कर रख दिया है, दबा कर रख दिया है, और हर तरह का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। भी ये ताहिर अशरफी साहब लंदन में थे, यहाँ पे कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा जनाब आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। फिर उन्होंने ताहिर अशरफी साहब से कहा कि ना सिर्फ आप हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि आप ये जूते पॉलिश कर रहे हैं, इस किस्म की बातें उनसे। ताहिर अशरफी साहब जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफें करते रहे, और वो जो दूसरे नौजवान वहां पे थे वो लोग ये कहते रहे कि नहीं नहीं वो बहुत जालिम है, और उन्होंने पाकिस्तान में फस्तायत जो है वो बर्पा की हुई। अब अशरफी साहब अपनी बातें करते, वो अपनी बातें करते। बाद में अशरफी साहब ने कहा मेरी फैमिली मेरे साथ थी, हालांकि जो दूसरे लोग हैं उनका ये दावा है कि फैमिली साथ नहीं थी। लेकिन एक बात मैं कैटेगोरिकली कहूँ कि अगर किसी की फैमिली उसके साथ है या नहीं भी है, कोई बंदा अगर आपसे बात करना चाहता है तो आप उससे बात करें, जो नहीं बात करना चाहता आप सवाल करें और चले जाएं। हम किसी की तस्दीक नहीं कर सकते, ना ताहिर अशरफी कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है। इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। लेकिन एक बात मैं बताऊं, उसके बाद जो घिनौना काम ताहिर अशरफी साहब ने किया ना, वो देख के मैं हैरान रह गया हूं, कैसे कोई आदमी किसी की जिंदगी से खेल सकता। ये देखिए आप, ताहिर अशरफी साहब ने बाद में एक वीडियो के ऊपर पैगाम जारी किया, क्योंकि मौके पे तो जवाब दे नहीं पा रहे थे, तो वीडियो के ऊपर उन्होंने एक पैगाम जारी किया। पैगाम तो जो है सो है, उसके ऊपर जो कैप्शन लिखी ताहिर अशरफी साहब ने वो बड़ी खौफनाक। उन्होंने देखा मुनकरीने खत्म नबूवत के सहूलतकारों को जवाब। यार आप मारना चाहते हैं लोगों को, मौलवी साहब आपका दिमाग ठीक है? वो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट है, उन्होंने पॉलिटिकल सवाल किया कि यार आप मिलिट्री को सपोर्ट क्यों करते हैं सियासतदानों के मुकाबले में? यूनिफॉर्म वाला जर्नैल चीजों को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये तो जायज सवाल है, कोई करता है, आपके पास जवाब है, दे, नहीं है तो दफा करें आप। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बाद में बैठ के नंबर टांगने के लिए वीडियो बना रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं मुनकरीने खत्म नबूवत के सहूलतकार। ये क्या होता है? आप तो लोगों की खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तो पाकिस्तान में लोग जान से मार देते हैं। खत्म नबूवत के नाम के ऊपर तो यहाँ पे खून की नदियां बह सकती हैं पाकिस्तान में। आपको नहीं पता लोगों के क्या जज्बात हैं? और आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी को टैग कर दिया पकड़ के। आपको ये बारीक वारदात है मौलवी साहब,
अब बाद में फतवे ना देना शुरू होना, मैंने कहा था कि जनाब सहूलतकार, मैंने इक्का दुक्का की बात की, मैंने सबकी। आपकी जो कैप्शन लिखी हुई है ना, वो हर आदमी इतना बारीक नहीं आपकी वारदात समझ सकता। जो एक जर्नल इसका तासुर गया है, जो बुनियादी तौर पे इसका तासुर गया है, वो इतना खौफनाक है कि आपने एक आग लगाने की कोशिश की है। मजहब कार्ड को इस्तेमाल करते हुए पूरी पॉलिटिकल पार्टी और उसकी लीडरशिप की जान को आपने खतरे में डाल दिया है। मौलवी साहब, इससे पहले भी इमरान खान साहब पे गोली चली थी और इसी तरह की घटिया और गंदी हरकतों की वजह से वो मामला हुआ था। आज फिर आप वही वाला कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। यार, आपको शर्म आनी चाहिए, खुदा का नाम लें। ये क्या हरकत आप कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि आप क्या कहते थे जब इमरान खान हुकूमत में था और जिन दिनों में हुकूमत खत्म हो रही थी। मैं बताऊं, आप मुंह छुपाते फिरेंगे कि आपकी हालत क्या थी और आपके अल्फाज क्या थे और आप किस किस तरह फोन करके किस किस के तरले और क्या क्या बातें आप कर रहे थे। फिर किस तरीके से आप अगले सेटअप के अंदर शामिल होने के लिए आपने पूरी कोशिश की और कहां कहां आप गए। मौलवी साहब, कुछ चीजों पे पर्दा रहने दें। आप लोगों की जान से खेलना बंद करें। ये बेशर्मी है, डिटाई है और ये बदनीयती है आपकी। कैसे आप किसी की जान से खेल सकते हैं यार? आपको इंसानी जान की परवाह ही नहीं है। आपने मुंह चुप के कह दिया मुनकरीन खत्म नबूवत के सहूलतकार। ये क्या होता है? आपका एक पॉलिटिकल अपोनेंट है, आपने उठा के उसके ऊपर मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर दिया। ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है और ये आप उसी लीडर की फॉलोइंग को या उस लीडर को आप खतरे में डाल रहे हैं जिसके लिए आप एक एक घंटा खड़े होकर मजहबी मामलात पे आप उसकी गवाहियां दिया करते हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या। बाहर अगले वीडियो में बात करेंगे नाज़रीन, बाकी चीजों में अब तक देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।